गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आपको पता है कि आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मुझे तो अच्छे से जान गए होगा अब तक, माई सेल्फ निखिल श्रीवास्तव। और जैसे कि आपको पता है कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन टोटल चीजें पढ़ेंगे 5। कौन सी? स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट सर्कल, देन पैराबोला, देन एलिप्स एंड आफ्टर दैट हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन में मैं आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कवर करा दूंगा, ठीक है। बात आती है कोऑर्डिनेट का वेटेज, इंपॉर्टेंस, प्रैक्टिकलिटी कितनी यूज करती है, क्या इस चैप्टर की एडवांटेज है, क्या इस चैप्टर की डिसएडवांटेज है। तो इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू द चैप्टर्स ऑफ अदर टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। क्यों होता है? उसका बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आपको ज्योमेट्रिकली रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आपको अच्छे से पढ़ी है, जैसे 10th 11th में आप लोगों ने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ रखी है, तो उसका यूटिलाइजेशन करके हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और मेंस में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 25, और एडवांस में भी सिमिलरली अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैक्सिमम कवर होते हैं। बट ये वो पार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पेपर में रिलेटिवली मेंस में तो खैर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसके क्वेश्चन होते हैं। सारे बच्चों से ऑलमोस्ट हो जाते हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है। दिक्कत जहां पे आती है वो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? वो पॉइंट होता है कि बच्चा कितनी फास्ट इसको कर पाता है। तो जैसे कि इसके नाम के अंदर लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री अगेन इटसेल्फ ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा एडवांटेज होगा एज कंपेयर टू कि आप किसी और तरीके से इसको प्रोसीड करें। तो आज जो मैं आपको कवर कराऊंगा या जो मैं आगे चल करके कवर कराऊंगा पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अपन 8 से 10 लेक्चर लेंगे पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो शेड्यूल आपके पास आ जाएगा, तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको ज्योमेट्री के अंदर सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा, और आप थोड़ा सा ध्यान देना ज्योमेट्रिकली क्वेश्चन करने के अप्रोच पे कि अगर हमारा क्वेश्चन फटाफट हो रहा है तो बेटर है कि हम क्वेश्चन को फटाफट वर्कआउट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर है? स्ट्रेट लाइन। तो आइए बात करते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर की। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के अंदर जो चीज आती है वो इंपॉर्टेंट होती है कि हम स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की? तो सबसे पहले बात करें कि एक पॉइंट को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन कौन सा प्लेन होता है? जिसमें हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं, हमारा आदरणीय ओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये होता है। तो अगर हमने एक पॉइंट लिया है इस प्लेन पे, जिसको हम लोग 2D प्लेन भी बोलते हैं, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से, और उसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं A, B। क्या ले रहा हूं? A, B। तो जो ये A कोऑर्डिनेट होता है ये इसका x एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, और जो B कोऑर्डिनेट होता है ये इसका y एक्सिस पे डिस्टेंस होता है। जो x एक्सिस पे डिस्टेंस होता है A पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिस ऑफ पॉइंट P, दैट इज द x कोऑर्डिनेट। सो क्या बोलते हैं? एब्सिस ऑफ पॉइंट P, दैट इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। जो B होता है B, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑफ P एंड रिप्रेजेंटेड बाय द y कोऑर्डिनेट, रिप्रेजेंटेड बाय द y कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 3,4, 3 इज द एक्सिस एंड 4 इज द ऑर्डिनेट। यहां पे एक बात आती है, पैरेलल टू द ऑर्डिनेट, या ऑर्डिनेट इज 9, एब्सिस इज 4। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ऑर्डिनेट लाइन, एब्सिस लाइन तो क्लियर होना चाहिए। ऑर्डिनेट मतलब y की बात कर रहे हैं, एब्सिस मतलब x की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब जब हमने पॉइंट को स्पेसिफाई कर लिया 2D के अंदर, तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की। छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, सब आते हैं आप लोग को। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं कि अगर मैंने 2 पॉइंट ले रखे हैं A और B, A के कोऑर्डिनेट लिए मैंने x1 y1, B कोऑर्डिनेट लिए मैंने x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? डिस्टेंस फॉर्मूला। डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ज्योमेट्री बात कर रहे हैं। तो यहां से इसको ज्वाइन करा दो, इसको यहां से ज्वाइन करा दो, इसको यहां से ज्वाइन करा दो। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारा आ जाता है y2 - y1, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमारा आ जाता है x2 - x1, डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट। करेक्ट है? आप देखना चाहो तो देख सकते हो, b का x कोऑर्डिनेट x2 यहां पे होगा, और a का x कोऑर्डिनेट x1 यहां पे होगा, तो x2 - x1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर? तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो आपको दिख जाएगा d स्क्वायर इक्वल्स टू y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो वहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो जैसे कि अपन ने अभी जस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, आइए उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट के सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट वन। तो आपको दिख रहा होगा, द डिस्टेंस बिटवीन x minus 1 and 3, 2 is 5, find x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। उसने बोला दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है, x निकालना है, ठीक है। तो अपन डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5। करेक्ट है, स्क्वायरिंग कर दो। तो I'll get the value x minus 3 का होल स्क्वायर, I'll get the value x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 is equals to 25। यहां से जाएगा x minus 3 का होल स्क्वायर should be equals to 16। तो x minus 3 should be equals to plus minus 4। तो x की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर x की वैल्यू आएगी माइनस 7। 4 और 3 सॉरी 7, ठीक है। तो x की वैल्यू दो पॉसिबल होंगी, सॉरी माइनस 1 आएगी या x की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, अपन ने इसको वर्कआउट कर लिया। आइए मैं आपको एक सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं जेई का। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने ले रखा है जेई का, ये एडवांस का बहुत प्यारा क्वेश्चन था। होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे दिमाग में भर जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। बट ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार वो डिस्टेंस फॉर्मूले को रीडिफाइन कर देता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में उसने किया है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ रीडिफाइनिंग बता रहा हूं। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है कि 2 पॉइंट a और b है, a x1 y1 है, b x2 y2 है, और उसके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 व्हेनेवर यू आर कंसीडर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये धरती पे हो सकता है मंगल ग्रह पे लग रहा हो सकता है ये बृहस्पति ग्रह पे लग रहा हो, एनीवेयर इन एनी ऑफ द अदर प्लैनेट, बट यू शुड हैव टू बी अप्लाई व्हेनेवर दैट अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन अप्लाई दिस थिंग ओनली। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया आपसे, तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि डिस्टेंस आपके दो बराबर होने चाहिए, dpa is equals to dpo where a and b are given। तो मैं dpa is equals to dpo लगाऊंगा, तो d डिस्टेंस ऑफ p का विद द पॉइंट a, तो मैंने कंसीडर कर लिया लेट p be h, k, लेट p be h, k। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो pa इक्वल्स टू po, pa का मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ h माइनस 2 प्लस k माइनस 3 is equals to मॉडुलस ऑफ h प्लस मॉडुलस ऑफ k। यहां तक बस ये कोऑर्डिनेट था। क्यों यहां तक कोऑर्डिनेट था, क्योंकि इसके बाद तो ये प्योर कैलकुलस लेगा, जो भी लेगा। मॉडुलस को कैसे ओपन किया जाता है, तो आपको दिख रहा है कि हम इसको 4 केस में ओपन करें। तो मैंने पहला केस कंसीडर किया कि हमारा h 2 से बड़ा था, k भी 2 से बड़ा था, k 3 से बड़ा था, तो सारे मॉडुलस पॉजिटिव खुलेंगे। h माइनस 2 प्लस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू h प्लस k। तो दुनिया में यहां से आ जाएगा -5 इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। फिर दूसरा केस अपन ने लिया है कि h 2 से बड़ा हो और k 0 से 3 के बीच में हो। तो h अगर 2 से बड़ा है तो पहला वाला मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा h माइनस 2, दूसरा वाला मॉडुलस नेगेटिव खुलेगा 3 माइनस k, फिर पॉजिटिव खुलेगा और फिर नेगेटिव पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करी है। अब समझ में आया क्या किया गया, तो यहां से h से h उड़ गया और यहां से आ गया 2k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू हाफ। k इक्वल्स टू हाफ मतलब y इक्वल्स टू हाफ, y इक्वल्स टू हाफ, तो y इक्वल्स टू हाफ इसको सेटिस्फाई करा सकता है, तो लोकस हो सकता है, ठीक है। तीसरा केस हमारा बनेगा कि अगर हमारा h की वैल्यू 2 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो, और k की वैल्यू हमारी 0 से 3 के बीच में ही हो, 0 से 3 के बीच में ही हो, तो दोनों मॉडुलस नेगेटिव खुलेंगे। 2 माइनस h प्लस का 3 माइनस k शुड बी इक्वल्स टू h प्लस k। यहां से आ जाएगा h प्लस k इज इक्वल्स टू 5, h प्लस k इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5/2, जो कि पॉसिबिलिटी है, कोई इशू नहीं है, इसके बीच में आएगा 5/2, ठीक है। और जो चौथा केस बनता है हमारा, वो बनता है कि अगर हमारा h 0 से 2 हो और k हमारा 3 से बड़ा हो, ठीक है। तो पहला वाला मॉडुलस पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, 2 माइनस h प्लस का k माइनस 3 इज इक्वल्स टू h प्लस k। k से k उड़ गया
तो यहां से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस हाफ, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी लोकस नहीं होगा, सिर्फ लोकस यही दोनों होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूले में आगे प्रोसीड करवा सकता है, किसी भी तरीके से वो डिस्टेंस फॉर्मूले सेक्शन फॉर्मूला को कैसे भी डिफाइन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से केसेस बनाए अपन ने, किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन कवर करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अपने पास दो तरीके के डिवीजन होते हैं, एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीजन में अगर ए और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, पी उसको इंटरनली डिवाइड करें इन द फॉर्मूला इन द रेशियो m/n, तो उससे जो पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आते हैं बेटा, वो आते हैं mx2 nx1 अपॉन m+n, my2 ny1 अपॉन m+n। डेरिवेशन सिंपल सा है, जैसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, ऑलमोस्ट सेम अप्रोच। एक्सटर्नल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, और ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, बी हमारा x2 y2 है, x2 एंड y2, तो ए पता है, बी पता है, तो हम q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली m/n, mx2 nx1 अपॉन m-n, my2 ny1 अपॉन m-n। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं कैसे हम प्लस माइनस की थॉट लेते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, तो m और n अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, m इधर से p के पास पहुंच रहा है, n इधर से p के पास पहुंच रहा है। जरा इधर आइए q पे, तो m तो उसी डायरेक्शन से पहुंच रहा है, n उल्टे डायरेक्शन से पहुंच रहा है। पहले n ऐसे जा रहा था, अब n ऐसे जा रहा है। क्या n ने अपना साइन चेंज किया क्या n ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है? बिल्कुल करी है। यहाँ से हमको दिख रहा है पीछे की तरफ है, यहाँ से आगे की तरफ है। अगर m आगे की तरफ पॉजिटिव था और n पीछे की तरफ पॉजिटिव था, तो m अभी भी आगे से पॉजिटिव और n m आगे हो गया, मतलब जो यहाँ था उसका उल्टा हो गया, इसका माइनस आ गया। एक थॉट प्रोसेस है कि हम कभी भी सेक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्म में एक बहुत ही सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या कहता है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहता है कि अगर अपने पास चार पॉइंट है A, P, B और Q किसी भी लाइन पे कोलिनियर होने चाहिए, जिसमें P पॉइंट A और B को इंटरनली जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n, Q पॉइंट उसी A और B को एक्सटर्नली सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n। तो AP, AB और AQ are in HP. AP, AB and AQ are in HP, and P and Q are known as the harmonic conjugate of A and B. P and Q are known as harmonic conjugate of A and B. Clear? तो P and Q are known as हार्मोनिक कॉन्जुगेट शॉर्ट में लिख रहा हूं SC, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ A and B, क्लियर? तो AP, AB and AQ are in HP। 3 नंबर से अगर HP में तो उसका रिलेशन लिख दिया मैंने 2/AP equals to 1/AP plus 1/AQ। इसका डेरिवेशन भी सिंपल सा है, नीड नहीं से नहीं कर रहा हूं। इसके दो एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, एक तो ट्रायंगल का, दूसरा सर्कल का। आइए समझते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल मैंने बना रखा है A, B और C, दिख रहा है सबको? इसका मैंने एक इंटरनल बाइसेक्टर लिया है CP, ठीक है सबको? ये जो P पॉइंट होगा, आपको पता होगा इंटरनल बाइसेक्टर बेस को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि CP डिवाइड्स AB इन द रेशियो ऑफ AC to BC। AC मतलब B के सामने की साइड है स्मॉल b, A के सामने की साइड है स्मॉल a, तो B to A का इंटरनल डिवीजन, करेक्ट है? ऐसे ये CQ क्या है? CQ इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CP क्या था? इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल C, एंड CQ क्या है? एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो अगर मैंने CQ की बात करी तो Q पॉइंट इस AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, किस रेशियो में? उसी रेशियो में, B/A के रेशियो में। तो यहां से मैं लिखता है APBQ, करेक्ट है? तो AP, AB और AQ किसमें? HP में। तो यानी कि P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ A and B। इधर आइए, इसको भी C1 C2 चलो लिख दिया मैंने, सेंटर लिखा हुआ है C1 C2 मान लेते हैं, ठीक है? दो सर्किल है, इसकी दो टेंजेंट्स हैं, करेक्ट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, इनडायरेक्ट होती है, सर्किल में पढ़ाऊंगा, अभी तो अपन सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं। तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करिए, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो Q पे, और जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, वो P पे इंटरसेक्ट कर रही है। और सेम रेशियो में P पॉइंट C1 C2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेडियस के रेशियो में,
Q पॉइंट C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है रेडियस के रेशियो में, तो हम बोलते हैं C1P, C1C2 और C1Q, ये क्या है, R in HP, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो ये हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट का एप्लीकेशन है। क्वेश्चन क्या होता है, कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अपन ने कवर किया था क्या, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो आइए अब अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट पे क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट of the point P 5,1 with respect to A 2,10 and B 6,-2। तो क्या मतलब होता है ये उसको समझते हैं। तो आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं A और B, कोऑर्डिनेट्स पता है, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट दोबारा नहीं लिखूंगा, सब लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान दें। P पॉइंट है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, Q पॉइंट उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो P और Q क्या कहलाएंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स A एंड B। तो उसने पूछा है P का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताओ, फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द पॉइंट P, तो वो क्या होगा, Q। तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने सिंपल सा फंडा, तो यहाँ पे मैंने रेशियो मान लिया λ/1 का, तो ये भी रेशियो होगा λ/1 का। P पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, Q पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा विद द सेम रेशियो, देन वी कैन से P and Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स A and B। क्लियर है? चलिए भाई, शानदार बात, आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या कह रहा है, अब भैया हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने थे, भूमिका देखते हैं इसकी, करेक्ट है। Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो भाई हमको दिख रहा था कि अगर हमारे पास लैम्डा आ जाए तो A के कोऑर्डिनेट पता है, B का पता है, λ/1 का रेशियो Q निकाल लेंगे। यानी पूरी पिक्चर किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे। किस पे, लैम्डा पे। यानी हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो आइए लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए मैंने P का x कोऑर्डिनेट उठाया, P का x कोऑर्डिनेट उठाया, P का x कोऑर्डिनेट उठाया, दैट विल बिकम आउट टू बी लैम्डा इज टू B का x कोऑर्डिनेट, B का x कोऑर्डिनेट है 6 प्लस का 1 इज टू A का x कोऑर्डिनेट, A का x कोऑर्डिनेट है 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू P का x कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट कितना है 5, शुड बी इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, I'll get the value 6 lambda plus 2 is equals to 5 lambda plus 5। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहां से अगर मैं वर्कआउट करूंगा तो लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, तो लैम्डा शुड बिकम आउट टू बी 5 2 3 1। ट्रेनिंग अल्टीमेटली लैम्डा कितना आ गया, तो लैम्डा शुड बिकम आउट टू बी 3। अब क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, मतलब मुझे रेशियो मिल गया क्या, 3:1। तो ये भी क्या होगा 3:1, वो क्या था इंटरनल, ये क्या होगा एक्सटर्नल। तो आइए हम Q के x कोऑर्डिनेट और Q के y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो Q का x कोऑर्डिनेट और Q का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो Q को x कोऑर्डिनेट मिलेगा लैम्डा इनटू B का x कोऑर्डिनेट, दैट विल बी 3 into 6 minus 1 into 2/3 minus 1। करेक्ट है? तो 6 × 18 में से 2 16 बटे 2 कम टू बी 8। Q का y कोऑर्डिनेट तो 3 into B का y कोऑर्डिनेट, B का y कोऑर्डिनेट -2, शानदार, -1 into A का y कोऑर्डिनेट, that will be 10 divided by 3 -1। क्लियर? आइए, तो -6 -10 -16 बटे -2, तो ये भी क्या आ गया 8, माइनस का 8। यानी यहां से हमारे पास अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहां से Q के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, तो Q के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए 8, -8। तो 8, -8 इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट A एंड B। क्लियर है? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक बहुत ही सिंपल सा मैंने सेक्शन फॉर्मूले का एप्लीकेशन लेना था, ले लिया है। फाइंड the coordinate of point which trisect the line joining A and B। Find the coordinate of the point which trisect the line joining A and B। तो हम बात करने जा रहे हैं solution of question number 4 की। तो जब हम चौथे solution की बात करेंगे तो क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसको समझते हैं। एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, करेक्ट है, A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मैं बार-बार कोऑर्डिनेट नहीं लिखूंगा, ना तो आपको लिखना है पेपर में, ध्यान रखना उतना ही काम करना जितने की जरूरत हो। मैं कंटिन्यूअसली आपसे बोल रहा हूं, कृपया ध्यान दें इस चीज को। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ट्राइसेक्ट का मतलब
तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करे मतलब सबका रेशियो क्या हो, 1:1:1 का रेशियो। क्या रेशियो, 1:1:1 का रेशियो। करेक्ट है। मान लो मैंने इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, तो अगर मैं P निकालूंगा तो रेशियो 1:2 का क्या लाएगा। करेक्ट है। और जब मैं Q निकालूंगा तो रेशियो 2:1 का क्या लाएगा। क्या दोनों इंटरनल डिवीजन है, बिल्कुल है। क्या ये शानदार तरीके से इंटरनल डिवाइड करते दिख गया, बिल्कुल दिख गया। अगर मैं इसके 5 हिस्से कर दूं तो क्या 1:4 का रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें P और Q के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फटाफट निकाल देते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो हमें चाहिए होगा a × 2 + b × 1। a × 2 का मतलब 1 × 2, ठीक है, प्लस का 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। कहीं गड़बड़ हुई है, बिल्कुल गड़बड़ हुई है, सही है। कॉमा -2 × 2 -2 × 2, करेक्ट है। -2 × 2 प्लस -4 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहां से सॉल्व करके कितने आ जाएंगे, 3 2 5 तो 5/3 कॉमा -4 -8/3। तो P आ गया 5/3 कॉमा -8/3। क्या मैंने P निकाला है, क्या आप Q निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं few friends of a triangle। 4 फ्रेंड्स बोलते हैं, 5 फ्रेंड बोलते हैं ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो दोस्ती का काम करते हैं। दोस्ती आपको पता है, जैसे आपके दोस्त के साथ दोस्ती, कौन सी दोस्ती वो आपको भी पता है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सेंट्रॉइड की बात करने जा रहे हैं, इन सेंटर की बात करने जा रहे हैं, एक्स सेंटर I1 की बात करने जा रहे हैं, सेंट्रॉइड G की बात करेंगे। रिपीट करो, सेंट्रॉइड G की बात करेंगे, इन सेंटर I की बात करेंगे, एक्स सेंटर I1 की बात करेंगे, ऑर्थो सेंटर H की बात करेंगे, सर्कम सेंटर O की बात करेंगे इन अ ट्रायंगल ABC। क्लियर, 1 बाय 1। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड की। मैंने पहले वाले ट्रायंगल में सब कुछ आपको दिखा दिया है। मैंने पहले वाले ट्रायंगल में आपको सब कुछ दिखा दिया। ट्रायंगल ABC आपके पास दिया गया, जिसके तीनों वर्टिसेस आपको देख करके x1 y1, x2 y2, x3 y3। ट्रायंगल A के सामने की साइड को हम A बोलते हैं, एंगल A के सामने की साइड को एंगल B के सामने की साइड को B बोलते हैं, एंगल C के सामने की साइड को C बोलते हैं। तो एक ट्रायंगल मैंने स्पेसिफाई कर दिया, हर जगह जो भी ट्रायंगल बना है वो उसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बार-बार कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आइए। तो अगर हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है तो ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसका, मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। तो मीडियन होने का मतलब ये रेशियो कितना आएगा बेटा, 1:1 का रेशियो आएगा। कितना है ये रेशियो, ये रेशियो आएगा 1:1 का रेशियो। मीडियन होने का मतलब क्या है, ये रेशियो कितना आना चाहिए, ये रेशियो आना चाहिए 1:1 का रेशियो। करेक्ट है। अब मीडियंस 1:1 का रेशियो, तो ये पॉइंट आएगा, मैं इसको D लिख देता हूं, इसको E लिख देता हूं, इसको F लिख देता हूं। करेक्ट है। तो ये जो ट्रायंगल में मीडियन आई है AD, इसको सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करते हैं 2:1 के रेशियो में। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सेंट्रॉइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। सेंट्रॉइड ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब जो एरिया ट्रायंगल ABC का होगा वो 3 पार्ट के बराबर होगा। पहला वाला पार्ट कौन सा होगा, BGC, दूसरा कौन सा होगा AGC, तीसरा कौन सा होगा AGB। इन तीनों के एरिया मिलाकर के इस ट्रायंगल का एरिया आता है। ठीक है, ये 2:2 सेंट्रॉइड मीडियंस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2 फ्रॉम द वर्टेक्स साइड। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए कि सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा करके D निकाला होगा, D में फिर और A और D में सेक्शन फॉर्मूला लगा 2:1 का, तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है सेंट्रॉइड का, वो होता है x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिग्मा x1 / 3 सिग्मा y1 / 3। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंट्रॉइड में कि सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है इंस्टेड ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या नेचर है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल का जो भी सेंट्रॉइड हो वो कहां होगा, ट्रायंगल के अंदर होता है, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। कंफर्टेबल। तो सेंट्रॉइड में अपन ने 3 चीजें पढ़ी, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी और सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। फोटो में देख लीजिए, आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिखाया मैंने। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी I होता है, रिप्रेजेंट IC किया जाता है।
जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, मैं रिपीट करते जा रहा हूं, आप नोट करते रहेंगे, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो करस्पॉन्डिंग बेस को करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सी के सामने के साइड सी थी, बी के सामने के साइड बी थी, तो रेशियो C/B का आ गया। क्लियर? ये रेशियो पता तो डी निकल आएगा, डी निकल आएगा, ए निकल आएगा, ए और डी पता होगा तो आई निकल आएगा। आई के लिए ए आई और डी आई का रेशियो याद होना चाहिए, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से, वो होता है B + C/A का रेशियो, B + C/A का रेशियो। क्लियर? ऐसे ये रेशियो आएगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड थी बी और सी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी बी और ए, तो ये बन जाएगा तुम्हारा A + B/C एंड सो ऑन। तीसरा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आता है वो आता है AX1 + BX2 + CX3 / A + B + C। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा करके AY1 + BY2 + CY3 / A + B + C। इन सेंटर जो भी होता है किसी भी ट्रायंगल का हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या पड़ी? कोऑर्डिनेट, जो कि याद होना चाहिए, हमेशा अंदर होता है, पता होना चाहिए, और तीसरा किस रेशियो में एंगल बाइसेक्टर को इन सेंटर डिवाइड करता है। ये इसमें एक काम की चीज थी, B + C/A का रेशियो। कंफर्टेबल? चलिए, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक्स सेंटर I1 की। एक्स सेंटर क्या होता है? जैसे इन सेंटर बनता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, वैसे एक्स सेंटर बनता है एक तो इंटरनल, बाकी दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से। ऐसे तीन बनते हैं, मैंने एक की फोटो बनाई है I1 की सर। तो I1, I2 और I3 कैसे इंटरप्रेट करते हैं फटाफट वो ध्यान देना। देखो यहां से जो रेशियो ये B + C/A का रेशियो है, B + C/A का रेशियो इंटरनल डिवीजन। अगर मैं इस I को उठा के इधर ले आता हूं, इस I को उठा करके मैं इधर ले आया, ये देखो करेक्ट है। तो जैसे मैं I को उठा करके इधर ले आया, तो जो ये रेशियो B + C/A का था, ये अभी भी वही है, B + C/A का रेशियो। ये इंटरनल डिवीजन था, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि A और D का I और I1 क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट। आई रिपीट, A और D का I1, I2, I और I1 क्या है? तो I and I1 आर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स A and B। कंफर्टेबल? तो कुछ नहीं करना, ये रेशियो था इंटरनल डिवीजन का, तो प्लस ए था, किस तरफ आया, साइन चेंज करेगा तो माइनस ए लग गया। तो -AX1 + BX2 + CX3 / -A + B + C। कॉमन सी बात है, इन सेंटर एक्स सेंटर से तो बाहर ही होंगे ट्रायंगल के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो क्या कहलाता है हमारा? सर्कमसेंटर। वो क्या कहलाता है हमारा? circumcenter। D, circumcenter is the point of concurrency of the perpendicular bisector of the sides of triangle। करेक्ट है? कोऑर्डिनेट खतरनाक है, याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, पता होना चाहिए किस तरीके से आता है। सर्कमसेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा वो सब अपन SOT में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। सर्कमसेंटर हमेशा कहां होता है? लाई करता है इनसाइड होगा जब भी ट्रायंगल एक्यूट होगा, आउटसाइड होगा जब भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा, और मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज होगा जब भी ट्रायंगल राइट एंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड्स, ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जैसे इस फोटो में देखिए मैंने एल्टीट्यूड दिखाए तीन, नाम लिखना होगा तो लिख दूंगा A, D, B, E और C, F। फिर से तो ये जो A, D, B, C, F ये एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नोन एज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सब आपके पास शॉर्ट बुक आपको मिलेगी, हैंडबुक, उसमें सब कुछ दिया गया, प्रॉपर्ली आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा इनसाइड इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, वर्टेक्स एट द राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जहां पे 90 डिग्री बनना होता है वो वाला वर्टेक्स होता है ऑर्थो सेंटर, और आउटसाइड होता है जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो, जैसे भी अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे इन अ ट्रायंगल, उसी के बिहाफ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि जो H यानी ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड एंड O मतलब सर्कम सेंटर। H ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रोइड एंड O सर्कम सेंटर, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रोइड होता है वो इस लाइन को जो ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को ज्वाइन करती है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे
ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर की बात करता है तो वन ऑफ द आपकी प्रियोरिटी वाली जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए कि अगर आपको कभी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर की बात करी जा रही है तो यू मस्ट रिमेंबर कि आपको क्या करना है, आपको एक बार ये क्लिक करना चाहिए क्या, HGC HGO 2:1 वाला फंडा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सिंपल सी चीज है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। मतलब अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, मतलब अगर ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा कुछ बना हुआ है तो जो भी पॉइंट होगा वो इसी लाइन पे लाई कर रहे होंगे। ये कौन सी लाइन होगी? एंगल बाइसेक्टर बोल सकता हूं मैं, इसको मीडियन नहीं बोल सकता। तो सारे पॉइंट HGIC ये चारों के चारों पॉइंट इसी पे बैठे होंगे। यही दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए, नेक्स्ट केस इसने बोला है कि अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो जाए, तीनों साइड्स बराबर हो जाए, तो जो आपका सेंट्रॉइड होगा वही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, वही आपका सर्कम सेंटर होगा, वही आपका इन सेंटर होगा। कंफर्टेबल? चलिए तो इसके बेसिस पे अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको दिया गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC वेयर A की कोऑर्डिनेट पता है, B पता है और C पता है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट करते वक्त भी बोला था कि हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फोकस के क्वेश्चन करते हुए ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे। तो ये एज फॉर एज पॉसिबल, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, तो एज फॉर एज जितना हम ज्योमेट्रिकली इसको कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले वाले पार्ट को ज्योमेट्रिकली करने की आपको जरूरत नहीं है, तो अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूंगा तो सेंट्रॉइड आप फटाफट निकाल के मुझे दे देंगे। तीनों का x डिवाइड बाई 3 0 8 8 16 16/3 आ गया। तीनों का y डिवाइड बाई 3 तो 6 12 6 18/3 आ गया, मतलब 6 आ गया। तो सेंट्रॉइड तो फटाफट विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला 16/3, 6 आ गया। करेक्ट है। अब जब हम इन सेंटर की बात करने जा रहे हैं, देखिए बिना इसकी भी हमारा क्वेश्चन होता है क्योंकि हमें फॉर्मूला निकालना है, लेंथ निकालनी है, सब कुछ करना है। बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करेंगे तो ये कुछ चीजें हम सीखते हैं, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। अगर मैं आपको ये तीनों पॉइंट बोलूं बेटा ड्रॉ करो, तो तीनों पॉइंट ड्रॉ कर लोगे। 0,6 यहाँ कहीं होगा, 8,0 यहाँ कहीं होगा और 8,12 यहाँ कहीं होगा। तो ट्रायंगल कुछ ऐसा बन के आ रहा होगा। करेक्ट है। तो ये हमारा A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट हो गया, ये हमारा C पॉइंट हो गया। करेक्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, हम AB BC सब निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको दिख ही रहा 12, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको निकालनी है ये दोनों लाइन थी। तो जब ये दोनों लाइन निकालोगे तो फॉर्मूले से तो 10 और 10 आएगी बेटा। ठीक है, थोड़ा सा फोटो अजीब सी है, कोई इश्यू नहीं बहुत ज्यादा। अब क्योंकि ये 10 और 10 आया, ये 12 है, तो डेफिनेटली आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो जो भी इसका इन सेंटर होगा वो इसी लाइन पे बैठा होगा यहाँ कहीं। क्लियर? अब अगर ये इन सेंटर इसी लाइन पे बैठा हुआ यहाँ कहीं इसका, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें एक कोऑर्डिनेट तो मुझे हमेशा पता चल गया। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा। कितना होगा y कोऑर्डिनेट? जितना इसका y कोऑर्डिनेट है। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 6। तो इन सेंटर का लेट अस मैं यहां निकालना चाहता हूं, तो इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो मैंने चुपचाप आपको निकाल के दे दिया। अब आपको क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर मैं i ऑफ x कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो a into 0 0 हो जाएगा, प्लस का b into 8 80 हो जाएगा, प्लस का c into 12, c के सामने 10 आएगा, a के सामने 12 आएगा, 0 होगा, और b के सामने 10 आएगा। तो 80 प्लस 80 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c 12 और 20 32। तो ये हो गया आपका 160/32। तो 16 से कट जाएगा तो 10 आएगा, नीचे 2 आएगा, अल्टीमेटली 5 आ जाएगा। तो ये जो आपका इन सेंटर आ गया कितना आ गया? 5,6 आ गया। और जो आपका सेंट्रॉइड है वो कितना आ गया? 16/3,6 आ गया। कंफर्टेबल एवरीवन? समझ में आया? तो फोटो ने क्या किया? फोटो ने छोटा सा, मैं कह रहा हूं आपके 5 सेकंड बचा है, नॉट मोर देन दैट। बट मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा फोकस करना, इस 5 मिनट की वैल्यू को भी फोकस करिए, यही 5 सेकंड की वैल्यू की फोकस करिए, यही 5 जैसे हम लोग के लिए होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, हमें तो चम्मच भरना है। तो ये चम्मच क्रिएट करने के लिए हमें 5 सेकंड बचाने पड़ेंगे। तो ज्योमेट्री में इस चीज को सीखिएगा। स्टार्ट कर दिया मैंने खेलना है इससे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना ज्योमेट्रिकली। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कंसीडर क्यूबिक। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा है, जैसे काम की चीजें निकल आए, बाकी अंग्रेजी वाला पार्ट है।
एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है x क्यूब माइनस 3px स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसके तीन रूट्स हैं x1 x2 x3। करेक्ट है। उसने बोला है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1, 1/x1, x2, 1/x2 एंड x3, 1/x3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना केयरफुली, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है आपसे, उसने दे रखा है आपको कंडीशन, आपको पता है कि अगर आपको g ऑफ x चाहिए, मतलब इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट, तो वो हो जाएगा सिग्मा x1/3। और अगर मैं आपसे g ऑफ y के लिए मान करूंगा तो बन जाएगा सिग्मा 1/x1/3। करेक्ट है। तो सिग्मा x1/3 सिग्मा g ऑफ y1/3 चाहिए। तो यहां से हमने क्या किया, दो कंडीशन निकाली। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का ये छोटा सा एप्लीकेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहती है कि अगर किसी क्यूबिक के तीन रूट्स हैं तो ये वाली एक्सप्रेशन जो बैठी होती है, अगर x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम की बात करता है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम की बात करता है विद माइनस साइन। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो यहां से अगर मैंने ये फंडा यूज किया तो सिग्मा x1 आपका निकल के आ जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव, दैट विल बी कम आउट टू बी 3p। सिग्मा x1 x2 निकल के आ जाएगा टेकिंग 2 एट ए टाइम, दैट विल बी कम आउट टू बी 3q। और प्रोडक्ट ऑफ x1 निकल के आ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट विल बी कम आउट टू नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, दैट विल बी कम आउट टू बी 1। ठीक है। तो भाई हमारा g ऑफ x तो आ गया, सिंपल सी बात। g ऑफ x कहां से आ गया, सिग्मा x1 3p है, 3p/3, दैट विल बी कम आउट टू बी p। तो g ऑफ x तो हमने कैलकुलेट कर दिया, व्हिच इज इक्वल टू नथिंग एल्स p। बात आती है g ऑफ y की, मेरे प्यारे बच्चों, g ऑफ y। जरा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, तो जब आप g ऑफ y कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा है, सिग्मा 1/x1 डिवाइडेड बाय 3। अब सिग्मा 1/x1 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब हो गया, दैट विल बी कम आउट टू बी सिग्मा x1 x2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ पाई ऑफ x1। करेक्ट है। क्वाड्रेटिक में समेशन का कांसेप्ट आपने पढ़ा है। सबकी वैल्यू यहां पुट कर दी तो g ऑफ y निकल के आ जाएगा हमारे पास। g ऑफ y कितना आ जाएगा, तो g ऑफ y आ जाएगा सिग्मा x1 3q है, पाई ऑफ x1 1 है अपॉन 3, तो दैट विल बी कम आउट टू बी q। तो g ऑफ x निकल के आ गया p एंड g ऑफ y निकल के आ गया q। तो यहां से हमारा जो सेंट्रोइड था उसका कोऑर्डिनेट आ गया p, q। एक बहुत ही सिंपल बट शानदार क्वेश्चन, मुझे पर्सनली थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि आप किस तरीके से सीधे क्वाड्रेटिक को यूज कर पा रहे हैं किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैंने लिए, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप ध्यान दे रहे हो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में, तो मैंने उसके ऊपर जैम लिख रखा है। जैम नहीं लिखा है, जैम खाने वाला जैम नहीं है ये जेएम। तो भाई जेएम का फुल फॉर्म बोलिए जेम। शानदार बात, ताली बजाइए। कई बच्चों ने अब तक ट्राई कर लिया होगा इसको। तो लेट ए 1 0 है, बी 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तीनों वर्टिसेस दिए हुए, पी एक पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल है। जरा इस वाली लाइन को पढ़ना, ठीक है। मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश करूंगा, दिख जाए आपको। तो इफ पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल such that area of triangles are equal। एक पॉइंट ऐसा ट्रायंगल के अंदर बताओ जिससे तीनों वर्टिसेस को ज्वाइन करूं तो 3 ट्रायंगल बने और तीनों का एरिया इक्वल हो। क्या होता है वो सेंट्रोइड। बहुत शानदार बात। तो बस क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया कि जो P होगा वो कुछ नहीं है, वो क्या है, G ऑफ ट्रायंगल। G ऑफ ट्रायंगल होता है सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो लो भाई P के कोऑर्डिनेट आ गए। कैसे आएंगे, तो यहां से आएंगे, आ गया चू चा चू खचा डिवाइड बाई 3। तो 6 7 7 14 3 14 15 16 17 14 3 17/6 17/6। करेक्ट है। पाई कोऑर्डिनेट निकालो, 2 + 0 + 6 6 2 8 8/3। तो x कोऑर्डिनेट आया 17/6 और y कोऑर्डिनेट आया 8/3। जब हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ गया तो p पॉइंट आ गया। फिर उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ निकालनी। भाई भूमिका देखिए, भूमिका क्वेश्चन पढ़ने में इतना बड़ा लगेगा बट बहुत ही सिंपल था। PQ की लेंथ चाहिए। Q पता है, मतलब PQ की लेंथ मतलब डिस्टेंस या लेंथ ऑफ PQ, डिस्टेंस फार्मूला या लेंथ फार्मूला। तो दैट विल कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ P पता है, Q पता है, यूज करिए। 17/6 - 17 तो 17 7 24/6 का होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़िए। तो ये बनेगा 8/3 + 1 9/3
तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 24/3 को 2 से डिवाइड कर दो 12/3, तो 3 तो बाहर ही आ गया आपका। अब ऊपर बच गया आपका 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। करेक्ट है, 12 मतलब 144, 9/49 मतलब हो जाएगा √144 प्लस 981 डिवाइडेड बाई 3। करेक्ट है, तो ये बन गया 5, 2 और 2, तो ये बन गया √5 2 2/3। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 15/3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 15/3। 15/3 कैलकुलेट कर लेना विच इज इक्वल्स टू 5। करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा 5। आंसर क्या है 5। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूले का। चलिए भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई मेंस का था, अंग्रेजी थी, मैंने अंग्रेजी नहीं दी, आपको फटाफट क्वेश्चन का कंसेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है आपके पास, बहुत शानदार बात, ट्रायंगल मान लो एबीसी था। ठीक है, मैंने ये लिख रखा था, ये बी मान लो और इसको आदरणीय सी मान लो। तो आदरणीय ए, पूजनीय बी और माननीय सी, 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। तो उसने बोला वर्टेक्स ए दिया गया है और दोनों साइड के मिड पॉइंट दिए गए हैं। ए बी का मिड पॉइंट m1 है -1 1 और AC का मिड पॉइंट m2 है 2,3 और आपसे कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। फटाफट ट्राई करें। हाँ भाई, वाह, बहुत ही सिंपल। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। कैसे करेंगे ये, बहुत ही सिंपल भाई। मान लो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना, आप मान लेना, क्या मान लेना, लेट बी के कोऑर्डिनेट थे x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट थे x3 एंड y3। तो भाई बी या सी के तो कोऑर्डिनेट हमने मान लिए और सेंट्रॉइड होता है, क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड होता है 1 प्लस x2 प्लस x3 y2 कॉमा 1 प्लस y2 सॉरी 1 नहीं 2 y कोऑर्डिनेट 2 है बेटा ए का प्लस y3 और सेंट्रॉइड है y3। तो भाई कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 प्लस x2 प्लस x3 y3, 2 प्लस y2 प्लस y3 y3। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट x2 प्लस x3 एंड y2 प्लस y3। भाई इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो -1 इज नथिंग एल्स, मैं एक दिखा रहा हूं, तो -1 इज नथिंग एल्स x2 प्लस 1 by 2। ऐसे आएगा 1 इज नथिंग एल्स y2 प्लस 2 by 2। ऐसे आएगा 2 इज नथिंग एल्स x3 प्लस 1 by 2। ऐसे आएगा 3 इज नथिंग एल्स y3 प्लस 2 by 2। तब की वैल्यूज यहां पुट कर दो, गेट द कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपलीफाई कर लेना, योर कोऑर्डिनेट शुड बिकम आउट टू बी 1/3, 2। शानदार बात। बेजे में गया कि बेजे से गया, बेजे में गया कि बेजे से गया। बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल व्हाट वी आर कवरिंग टुडे इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एंड पॉलीगन। हमें बात करनी है ट्रायंगल के एरिया की और एक पॉलीगन के एरिया की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो भाई ट्रायंगल का एरिया सबको आता है, नॉट गोइंग टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, यू कैन यूटिलाइज समवेयर एल्स। तो ए बी सी आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया सबको पता है, डिटरमिनेंट हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक ये फॉर्मेट आता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, कई बच्चे याद रखते हैं x1 y2 minus y3 minus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 1 2 3 चलाओ प्लस माइनस प्लस के साथ x1 में और अंदर साइक्लिक ऑर्डर चला दो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। याद करने का तरीका, लिखने का फास्ट तरीका। ठीक है, खैर आपकी चॉइस है। फिर एक छोटा सा पॉइंट होता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, देन क्या होता है तब, तो हमें पता है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एरिया ऑफ द पॉलीगन ऑफ एन साइडेड।
जैसे मैंने ये इंटरप्रेट किया सेम आपको सिंपल से फंडा बता दे रहे 2/2 की डिटरमिनेंट ले लेना, साइक्लिक ऑर्डर में ले लेना, सब में प्लस लगाते जाना, एन साइडेड पॉलीगन का एरिया आ जाता है, बाहर हाफ लगा देना, मॉड तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो साइक्लिक ऑर्डर कैसे 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा xn x1 xyn y1। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। लेट a एंड b दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड p तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा बीटा, वी सच दैट द ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा PAB का वो 5 के बराबर है, और एक कंडीशन है कि p लाई कर रहा है 3x + y - 4 लैम्डा इक्वल टू 0 में फाइंड लैम्डा। ठीक है, जेईई मेन का क्वेश्चन है पहली चीज तो। दूसरा मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेशन करूंगा ना तो आप देखो अरे वाह सर हम तो उस समय सोच ही नहीं सकते थे ये। तो ये थॉट प्रोसेस ध्यान रखना कि क्या इस क्वेश्चन में सोचा जाता है। आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करना शुरू कर रहे हैं। जो बोला है उसने बहुत सिंपल सा है, p में कितने वेरिएबल है 2, p किस पे लाई कर रहा है लाइन पे, p में कितने वेरिएबल है 2, p किस पे लाई कर रहा है लाइन पे, p में कितने वेरिएबल है 2, p किस पे लाई कर रहा है लाइन पे। क्या मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूं? बिल्कुल कर दो। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हम p के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, हम p के कोऑर्डिनेट लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा का बीटा हटा रहा हूं, बीटा मतलब y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 लैम्डा माइनस 3x और x की जगह पे अल्फा। तो भाई ये हमारा बन गया p की कोऑर्डिनेट। अब उसने जो एरिया दे रखा है ट्रायंगल का वो 5 के बराबर दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ, मॉड यूज करेंगे डिटरमिनेंट अल्फा 4 लैम्डा माइनस 3 अल्फा 1 1 माइनस 1 1 0 2 1 का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 5। क्लियर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन कर दिया, तो गेट द वैल्यू अल्फा खचा खच -1 -2 -3 आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3, या चलो अच्छा अभी ऐसे रहने दो, -3 अल्फा लिख दो, और ये बनेगा खचा खच 1 - 0 तो 1 आ गया, करेक्ट है। प्लस 1 टाइम्स खचा खच 2 + 1 0 आ गया, का मॉड शुड बी इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, ओपन कर दो, -3 अल्फा -4 लैम्डा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 का मॉड इक्वल्स टू 10। कुछ दिखा? कितने वेरिएबल लेकर के चल रहे थे शुरुआत में? 2। कौन कौन? अल्फा लैम्डा। लेकिन दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए उसने कोई कंडीशन नहीं दी थी। क्या नहीं दी थी? कंडीशन नहीं दी थी। और हम डर रहे थे कि हम 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल कैसे गायब करेंगे, तो पूछा तो खाली एक ही वेरिएबल गया है लैम्डा। तो भैया हमारी तो हवाइयां निकल रही थी, तो हवाइयां नहीं निकलनी चाहिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन फ्रेम करने वाला इस कंसेप्ट को दिमाग में रखता है कि जो बच्चे ये काम कर रहे हैं उनको कितना आता है। तो भैया ध्यान देना, वो लो तुम्हारा एक वेरिएबल तो यहाँ गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। The one of the your variable should be eliminated over here. I can talk in English, I can walk in English, and I can solve in English. ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो what will get it over there? 4 lambda minus 2 is equals to 10 and minus 10. From here you'll get the lambda should be equals to 10 to 12 आ जाएगा, तो lambda should be equals to 10 plus 2 12 by 4 3 आ जाएगा from one of the answer. Another answer should become out to be lambda is equals to -2. Now I'll read the options. You can check the which answer is correct. अब मैं ऑप्शन रीड कर लेता हूँ। तो उसने हमें ऑप्शन में दे रखा है -3 3 1 and 4। तो -3 3 1 and 4, तो आपका एक आंसर एक्सेप्ट होगा एंड दैट आंसर शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू 3। कंफर्टेबल? तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लोकस। क्या नाम है आर्टिकल का? लोकस। ठीक है, तो बात होती है भाई लोकस क्या है, क्यों करते हैं। आपका बहुत फेवरेट आर्टिकल है, बहुत जगह पे आपने देखा है, कैलकुलस से भी यूज किया है उसने कई जगहों पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करता है, वेक्टर में यूज करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करता है। लोकस क्या मतलब होता है इसका? तो देखिए बेटा, लोकस क्या है? लोकस का मतलब होता है, हिंदी में बोलो तो बिंदु पथ। अब ये बिंदु पथ क्या है? बिंदु किसी पॉइंट का पथ मतलब रास्ता। तो कोई पॉइंट, लोकस का मतलब है कि एक वेरिएबल पॉइंट है, वो वेरिएबल पॉइंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मूव करेगा, एक वेरिएबल पॉइंट है वो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मूव करेगा, उसकी वजह से जो भी कर्व बनता है उस कर्व को बोलते हैं द लोकस ऑफ दैट पॉइंट।
इट माइट बी, जैसे मैं बात करूं कि एक फिक्स पॉइंट से एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो ये वेरिएबल पॉइंट ऐसे ही मूव कर सकता है, तो लोकस क्या आ जाएगा, सर्किल। वो बोलेगी एक फिक्स पॉइंट, मतलब एक वेरिएबल पॉइंट है वो हमेशा एक कांस्टेंट स्लोप पे मूव करेगा, तो कांस्टेंट स्लोप पे मूव करेगा मतलब उसकी लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ऐसे बहुत सारी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, सबके करस्पॉन्डिंग हम लोग अलग अलग लोकस की बात करते हैं। अब लोकस में क्या होता है, कैसे करा जाता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मच अबाउट द थ्योरी, बेटर टू वर्क आउट विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P such that the perimeter of the triangle AOP is 4 where A is given as well as O is given। तो मान लीजिए मैं 10th की बात करता हूं, तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, क्या कंसेप्ट होता है, ये उसको समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो, लोकस के क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप ज्योमेट्रिकली वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप फिगर बना करके क्वेश्चन को प्रोसीड किया करो, थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा जल्दी होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो अपने पास 2 पॉइंट दे रखे थे, एक O दे रखा है और एक A दे रखा है, ठीक है, दोनों को मार्क कर दिया। तो उसने बोला है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल AOP is 4, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द 3 साइड्स। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा PA प्लस का PO प्लस का OA एंड दैट पेरीमीटर शुड बी गिवन एज हाउ मच, 4। तो OA तो मुझे पता है ये 1 है, तो यहां से PA प्लस PO शुड बी इक्वल टू 3 कांस्टेंट आ गई, ठीक है। ये गिवन कंडीशन थी। जो वेरिएबल पॉइंट P था जिसका हमें लोकस निकालना होता है, उसको यूजुअली हम लोग H, K मानते हैं। क्या मानते हैं? H, K। तो जो पहला स्टेप है कि जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट को आप हमेशा क्या मानिए, H, K मानिए। क्या मानिए? H, K मानिए। जब आप उस पॉइंट को H, K मानेंगे, जब आप उस पॉइंट को H, K मानेंगे तो करस्पॉन्डिंगली आपको दिखेगा तो लोकस कुछ इस टाइप से आएगा कि इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है जो कि 3 के बराबर है। भाई इसको देख करके कुछ स्ट्राइक करना चाहिए। अब ये सब डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, किस रूप में दिया है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ लोकस का नाम देता है, जैसे सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन देता है, जैसे कि ये क्वेश्चन यही मेंस का, इसमें इक्वेशन आंसर दे रखे 4। खैर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं आपको फटाफट देखता हूँ तो एक वेरिएबल पॉइंट का 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट है, तो ये एलिप्स पे हो सकता है अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। इन दोनों कांस्टेंट के बीच का डिस्टेंस 1 है और वो होता है 2 है जो कि ग्रेटर देन AB होना चाहिए, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि डेफिनेटली ये पॉइंट P का लोकस क्या आएगा, P का लोकस एक एलिप्स आएगा। कैसे आता है ये इंटरप्रेट करते हैं। इतना भी दिख रहा है कि अगर दोनों फोकस इस पे नाचेंगे तो जो P का लोकस होगा, एलिप्स होगा, वो कुछ वर्टिकल एलिप्स होगा, कुछ इस टाइप से बन रहा होगा। बस अब बात आती है इसकी इक्वेशन कैसे इंटरप्रेट करो। तो ठीक है, PA प्लस PO 3 के बराबर था तो 2B होगा, तो 2B इज इक्वल टू 3 होता है। अगर थोड़ी बहुत एलिप्स की कंडीशंस पता होंगी तो ये दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2B ही होगा क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है, और PA प्लस PO इज इक्वल टू 2A होता है अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो 2B होता है अगर वर्टिकल एलिप्स हो। यहाँ से साथ ही साथ आपके पास 2BE दैट विल बी कम आउट टू बी हाउ मच, यहाँ से तक का डिस्टेंस दैट विल बी कम आउट टू बी 1। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी 1/3, B की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो B आ गया आपका 3/2 और E आ गया आपका 1/3। करेक्ट है, B पता चल गया, E पता चल गया, फॉर्मूला लगा दो, तो E स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता तो B स्क्वायर बाय A स्क्वायर लिखते, वर्टिकल एलिप्स तो A स्क्वायर बाय B स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। I'll give you the answer instead of कि मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं। A स्क्वायर की वैल्यू आपकी सॉल्व करके आएगी that will be come out to be 2। अब आपके पास A स्क्वायर आ गया, आपके पास B स्क्वायर आ गया, आपके पास E आ गया, आपके पास सब कुछ आ गया। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो उसका सेंटर कहलाएगा, फोकस के मिड पॉइंट। करेक्ट है, तो वो पॉइंट आ जाएगा 0,5। तो सेंटर आ गया, A आ गया, B आ गया। एलिप्स की इक्वेशन लिखनी चाहो तो आप लिख दो। क्या बनेगी एलिप्स की इक्वेशन? तो मेरे प्यारे बच्चों एलिप्स की इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस का y माइनस हाफ का होल स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर दैट विल बी 3/2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
तो ये आपका फाइनल लिस्ट का आंसर आ गया। उसने क्या किया था, उसने इसको ओपन किया हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको ओपन करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आपको इक्वेशन का जो ऑप्शन दिया होगा उससे मैच कराना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये लोकस का स्टेप वो क्या कंडीशन होगी, पहली तो जिसका लोकस निकालना है एच के, दूसरी कंडीशन जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दे रखी है ज्योमेट्रिकल कंडीशन अप्लाई कर दो, कैलकुलेट कर लो। अगर आपको प्रॉपर्टी से दिख रहा है कि सर्किल है एलिप्स हाइपरबोला तो वो प्रोसीड करो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है if p point moves on 2x minus 3y plus 4 equals to 0 and q point 1, 4 r is 3, minus 2, find the locus of the centroid of the triangle। ठीक है, तो सेंट्रोइड का लोकस निकाला तो g मान लिया, जिसका लोकस चाहिए उसको h, k लिख दिया। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी अब मैं थोड़ा सा स्मार्ट वे में करूंगा, अभी तो मुझे ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना था, अब मैं मेंस में क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना फटाफट आइए उससे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो जी के एच का मैंने मान लिया कि लेट पी के कोऑर्डिनेट थे अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, क्यू हमें पता है, आर हमें पता है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे तो 3h इज इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा प्लस 1 प्लस 3 एंड 3k इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट लिखे मैंने, बीटा प्लस 4 माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो तो अल्फा आ गया 3h माइनस 4, यहां से बीटा आ गया 3k माइनस 2। अल्फा बीटा लाई करता है इस लाइन पे, लाइन को सेटिस्फाई करा दो तो विल गेट द वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ 3h माइनस 4 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 3k माइनस 2 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 0। कंफर्टेबल? क्लियर? ओपन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो लोकस है उसको लिख दीजिए। अगला स्टेप होता है hk को जनरलाइज करने के लिए हम लोग xy से रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ 3h मतलब हो गया 6x हो गया, ये माइनस का 9y हो गया, यहां से आएगा 8, 6 प्लस का 6 माइनस का 8 प्लस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो get the locus that is come out to be 6x minus 9y plus 2 equals to 0। क्लियर? चलिए move to the next question, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जेईई मेंस का, सेंट्रोइड पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या कह रहा है आपसे, a point P moves such that the sum of distances from coordinate axis is equals to CA का फुल फॉर्म coordinate axis, ये का फुल फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों coordinate axis is equal to the distance of P from 1, 1, find the locus of P in first quadrant only। ठीक है, तो P का A से डिस्टेंस, किसी पॉइंट से डिस्टेंस, तो P का 1, 1 से डिस्टेंस, तो फिर से लोकस P का चाहिए हमें। हमने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट क्या थे, h, k, P के कोऑर्डिनेट क्या थे, h, k, तो P का 1, 1 से डिस्टेंस मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं PA, करेक्ट है। A की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे होते हैं 1, 1, उसे बोला शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस सो दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगा मॉडुलस ऑफ h प्लस मॉडुलस ऑफ k। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल कंडीशन P का A से डिस्टेंस इज सेम है P का x कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस P का y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बात कर रहा है तो सीधे हम लोग ओपन कर देंगे तो बन जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके शुड बी इक्वल्स टू h प्लस k। मॉड हटा दिया मैंने, मॉड क्यों हटा दिया अपन ने, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, किस क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब h और k दोनों पॉजिटिव। क्लियर? स्क्वायरिंग तो I'll get the value h square plus 1 minus 2h plus k square plus 1 minus 2k should be equals to h plus k kuchu kuchu kuchu। तो what I'll get it over here, I'll get it over here h square plus k square। चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो रही हो। इस साइड पे ले आएंगे तो माइनस का 3h माइनस का 3k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। जनरलाइज कर देना h k को x y से, ये आपका लोकस आ गया। तो जो गिवन कंडीशन थी उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने लोकस को प्रोसीड कर लिया। ठीक है, तो ये लोकस से मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन से बेसिक कांसेप्ट क्या होता है लोकस को वो समझा दिया। आगे हम लोग बड़े बड़े जब क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे उनको हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है पॉइंट P मूव सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम 1, 1, फाइंड द लोकस ऑफ P।
a point P moves such that the sum of its distance from coordinates is equal to the distance of P from 1 1. Find the locus of P in first quadrant. तो वही चीज है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा था हमने। मान लिया कि लेट P था H, K, जो पॉइंट दिया लेट उसको कोऑर्डिनेट थे, उसको A मान लिया कोऑर्डिनेट थे 1 1, तो P का A से डिस्टेंस इज सेम एज P का कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस व्हिच इज H प्लस K। मॉड में लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ओपन कर दो। तो TA का मतलब हो गया H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का K माइनस 1 का होल स्क्वायर should be equals to modulus of H plus modulus of K को मैंने क्या लिख दिया, H plus K, स्क्वायरिंग कर दी। तो I'll get the value H square plus K square plus 2 minus 2H minus 2K is equals to H square plus K square plus 2HK। चेक करना, गलती ना हुई हो। H square K square minus 2H minus 2K plus 1 plus 1 plus 2, correct। H square plus K square plus 2HK, correct। ठीक है, खचा खच कुचुर कुचुर। What I'll get it over there? 2 2 2 ने भी मोहब्बत करी, 2 2 है भाई, जनरलाइज कर दो। I'll get the value xy plus x plus y equals to 1। So now what I do, मैं थोड़ा सा इसको सजा देता हूँ, प्लस 1 इक्वल टू 2 कर देता हूँ। तो यहां से आ जाएगा आपके पास खच 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 x प्लस 1 y प्लस 1 equals to 2। Can you give me the locus? Can you give me the name of the locus? Anybody? Very good. What will get it? Rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का एक नाम और होता है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो स्लोप एंड ग्रेडियंट, स्लोप मतलब स्लोप और ग्रेडियंट मतलब अनदर नेम ऑफ स्लोप। लाइक जैसे आपका नाम होगा राहुल, तो घर में सब बुलाते होंगे चुन्नू, बेटा चुन्नू इधर आ जाओ। ऐसे ही स्लोप का दूसरा नाम भी क्या होता है, ग्रेडियंट। कई बार क्वेश्चन में देखा गया है, आईटी ने भी पूछा है, बुक्स में भी दिया जाता है, हम क्वेश्चन वर्कआउट करते हैं जो उसमें मटेरियल में मिलता है हमें। खैर, स्लोप क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है तो जो लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाया, जैसे इस फोटो में कोई एंगल कितना दिख रहा है आपको, थीटा। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा वही 10 टेक्नोमेट्री वाला 10, तो टेन थीटा स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। ठीक है, थीटा की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। पाई की इक्वालिटी नहीं आती है क्योंकि 0 और पाई में दोनों पे सेम एंगल दे देता है। थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में होता है अगर क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। स्लोप फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट को अगर हमने दे रखा है, उनको हम ज्वाइन करने वाली लाइन की बात करते हैं, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन का स्लोप क्या होगा। तो यहां से दिख रहा होगा टेन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, तो हाइट आ जाएगी y2 - y1, बेस आ जाएगा x2 - x1, तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये हमारा स्लोप फॉर्मूला होता है। मॉडुलस की बात कर लेते हैं, tan थीटा की प्लस माइनस वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो स्लोप 0 होगा। कॉमन सेंस है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस स्लोप 0, कुछ पकड़ के 0 कर दो। लाइन पैरेलल टू ये y एक्सिस होगा and the line parallel to y axis, line parallel to y axis। अगर y axis के पैरेलल तो उसको बोलो खचा खींचा मारा, तो ये थीटा कितना बढ़ के 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से स्लोप इन्फिनिटिव है ना। ओके, तो जब हमने स्लोप पढ़ लिया तो हमने फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन की बात करनी शुरू कर दी। चलिए भाई, लाइन की कौन-कौन से फॉर्म्स होते हैं सब देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, फिर इलस्ट्रेशंस पे आते हैं। और वी हैव टू लर्न थिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को कैसे हैंडल करा जाता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइंस में पहला है जनरल लाइन की इक्वेशन। तो भाई y इज इक्वल टू, हमें लाइन की इक्वेशन क्या थी, ax + by + c इज इक्वल टू 0, टू वेरिएबल वन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। करेक्ट है। स्लोप फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बेसिकली इसको बोलते हैं कि एक पॉइंट गिवन है x1 y1 और स्लोप गिवन है मतलब थीटा गिवन है, m गिवन है tan थीटा के बराबर। करेक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है y - y1 = m टाइम्स x - x1। करेक्ट है। स्लोप फॉर्म ये हो गया। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, दो पॉइंट से पास की लाइन की इक्वेशन मान लो मैं दूसरा पॉइंट निकाल लेता b, तो वही बन जाता y2 - y1 अपॉन x2 - x1। स्लोप की वैल्यू यहां से m, ये और ये m सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो ये उठाया और यहां रख दिया m की जगह पे। खच्चू फॉर्मूला क्या बन गया, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 into x
x1। इंटरसेक्ट फॉर्म में आते हैं। इंटरसेक्ट फॉर्म 2 पॉइंट लाइन का इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होता है? एक तो होता है हमारा x इंटरसेप्ट और एक हमारा क्या होता है y इंटरसेप्ट, करेक्ट है। और लाइन की इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1। तो ये लाइन का कौन सा फॉर्म है? इंटरसेक्ट फॉर्म है। a नोन एज द x इंटरसेप्ट, b नोन एज द y इंटरसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं अपन। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म आता है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद दैट विल बी कवर्ड। इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ छोटी-छोटी चीजें होती हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे पहला एक पॉइंट है कि अगर a और b बराबर हो जाए, if a equals to b, मतलब a और b आपको पता है ना, एक होता है a इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी होता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव भी होता है। तो मैंने यहां बोला a और b अगर बराबर हो जाते हैं यानी इंटरसेप्ट इक्वल इंटरसेप्ट, इसी को हम बोलते हैं इक्वल इंटरसेप्ट। तो अगर लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, दिस इंप्लाइज द स्लोप ऑफ द लाइन होगा कितना होगा? वो -1 होगा, करेक्ट है। इस तरीके से अगर सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, लाइन हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, इफ लाइन हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, दैट इज हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी की। लेंथ की बात करिए, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोलूं इंटरसेप्ट 2 होगा, बिल्कुल होगा। इंटरसेप्ट -2 होगा, बिल्कुल होगा। बट अब मैं अगर लेंथ की बात करूंगा तो दोनों सेम होंगे। तो मॉड लगा दिया, तो यहां से जो लाइन की स्लोप होता है, दिस इंप्लाइज द स्लोप ऑफ द लाइन, वो क्या क्या हो सकता है? +-1 दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? +-1 दोनों हो सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट आता है हमारे पास, the lines having equal intercept, if line equally inclined with coordinate axis, line equally inclined with coordinate axis, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ऑल 3 पॉइंट्स। लाइन लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि जितना एंगल वो x एक्सिस से बना है उतना ही एंगल वो y एक्सिस से बना है। तो लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो व्हाट दिस इंडिकेट? तो दिस इंडिकेट जो स्लोप होगा लाइन का, वो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ द लाइन इज अगेन +-1। इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना बेटा। अगर ये फोटो है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अगर ये फोटो है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। इसको हम बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म हमारा आता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है बेटा? अगर एक लाइन दे रखी है हमें, उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जिसकी लेंथ हमें पता है p के बराबर, इसका इंक्लिनेशन पता है अल्फा के बराबर, ठीक है। डेरिवेशन की जरूरत नहीं, मैं सीधे फॉर्म इक्वेशन लिखूंगा। तो लाइन की जो इक्वेशन आती है नॉर्मल फॉर्म में, वो आती है x cos alpha plus y sin alpha equals to p. x cos alpha plus y sin alpha equals to p, करेक्ट है। where p is always the greater than, और जो अल्फा होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में होता है। p क्या होता है? ग्रेटर देन 0, और जो अल्फा होता है 0 से 2 पाई के बीच में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। नेक्स्ट फॉर्म आता है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है ये, सब बच्चे से रटे बैठे होते हैं। बेटा लाइन की इक्वेशन बताओ सर, y = mx + c। लाइन की इक्वेशन बताओ सर, y = mx + c। लाइन की इक्वेशन बताओ बेटा सर, y = mx + c। ये है इसका फंडा। लाइन की इक्वेशन बताओ तो बेटा ये है इसका y इंटरसेप्ट, जिसको हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एंगल अगर थीटा था तो जो tan थीटा है वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट अगेन वैसे इंटरसेप्ट है जैसा मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म में बताया था, वो पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। हम लोग लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन हो ध्यान रखना, बहुत सिंपल तरीके से इसके डेरिवेशन होते हैं, अगर आपको करना हो कभी कर सकते हैं आप। इसमें क्या करिए, एक पॉइंट r मान लीजिए, h के से कोऑर्डिनेट है 0, c स्लोप से इक्वेट कर दीजिए, आपका hk का लोकस आ जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा आता है 7 पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म की। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर रहे हैं, मतलब हम देखिए कि क्या होता है लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म, तब उस लाइन की इक्वेशन के पैरामेट्रिक फॉर्म को ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू r। करेक्ट है। तो ये हमारा लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे और लिखा जाता है इसको, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं x इज इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y is equals to y1 plus r sin theta. So x is equals to x1 plus r cos theta, y is equals to y1 plus r sin theta. This is the पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन। क्या है, कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। ये एंगल अगर थीटा है, ये पॉइंट अगर है a जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इससे r डिस्टेंस पे अगर मैंने एक पॉइंट ले रखा है r x, y, तो ये देखो थीटा प्रॉपर्टी लगा दो तो यही रिलेशन आ जाएगा। यहाँ पे कौन फिक्स है कौन वेरिएबल है, ध्यान रखना। यहाँ पे पूरी इक्वेशन में r क्या है, r वेरिएबल है। r क्या है, r वेरिएबल है। और मेरे प्यारे बच्चों थीटा क्या है, थीटा फिक्स है। थीटा फिक्स है, r वेरिएबल है। थीटा फिक्स है और r वेरिएबल है। एक छोटा सा पॉइंट रखना, यही लिखी हुई इक्वेशन बोर्ड पे सर्किल की भी इक्वेशन होती है। यही बोर्ड पे लिखी हुई इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन भी होती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में ये दोनों पलट जाते हैं। चिंटू रामू वेरिएबल था और थीटा फिक्स था। अब सर्किल की इक्वेशन में रामू फिक्स हो जाएगा और थीटा वेरिएबल हो जाएगा। फिर बात होती है कि अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने हैं, क्या लिखने हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। इस लाइन पे, किसी भी लाइन पे, किसी भी डिस्टेंस पे अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, आइए उसको देखें। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, तो अगर इसी के अंदर मैं बात कर रहा हूं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, तो अगर मैंने इसी के अंदर बात करी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, मैं पर्सनली इस आर्टिकल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बोलता हूं क्योंकि कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर चाहे स्ट्रेट लाइन हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, एलिप्स और हाइपरबोला हो, अगर आपने एक चीज पे काम कर लिया पैरामेट्रिकली हैंडल करना, तो मेरी बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध के रख लो कि आपको पैरामेट्रिक करना अगर आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है रिलेटिव टू एनी अदर मेथड। बस कंडीशन पैरामेट्रिकली हैंडल करना आना चाहिए। चलिए, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात करेंगे अगर एक लाइन हमें दे रखी है, लेट अस अज्यूम लाइन की इक्वेशन हमें पता थी, तो लाइन की इक्वेशन पता है तो थीटा पता होगा, तो ए पॉइंट से आर डिस्टेंस अगर मान लो लाइन की इक्वेशन मुझे पता थी, ये एक्स एक्सिस थी हमारा, तो ये हमेशा थीटा होगा। तो आर डिस्टेंस ऊपर या आर डिस्टेंस अगर नीचे आओगे तो ये b1 या b2 की बात करनी होगी। तो जब हम ऊपर जा रहे होंगे तो आर को पॉजिटिव लेंगे, जब हम नीचे जाएंगे तो आर को नेगेटिव लेंगे। और अगर ए के कोऑर्डिनेट मैंने ले रखे हैं a, b, तो जो b की जगह पे p ले लो, जो p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आ जाएंगे, p अगर ऊपर होगा तो p अगर नीचे होगा तो p1 है p2, तो वो आ जाएंगे आपके पास a प्लस माइनस, ऊपर जाएंगे तो r cos थीटा, b प्लस r sin थीटा, और अगर नीचे आएंगे तो माइनस r cos थीटा माइनस r sin थीटा। तो ये पॉइंट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। किसी भी लाइन पे अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की बात करनी है तो ये पिक्चर होती है। कंफर्टेबल एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आता है फॉर्म नंबर 8, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। कौन सा फॉर्म? डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 8 की डिटरमिनेंट फॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डिटरमिनेंट फॉर्म की। तो हमेशा याद रखने की पहली चीज कि लाइन का डिटरमिनेंट फॉर्म तभी आप डिफाइन कर पाओगे, लाइन का डिटरमिनेंट फॉर्म आप तभी डिफाइन कर पाओगे जब आपको उस लाइन पे 2 पॉइंट पता हो। अगर 2 पॉइंट पता है तो ही हम लाइन का डिटरमिनेंट फॉर्म लिख सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी लाइन का डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। करेक्ट है?
तो लाइन का डिटरमिनेंट फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 2 पॉइंट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, क्यों, आइए देखिए, एक पॉइंट और ले लो, r जिसका लोकस निकालना था, मान लो x y, तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते तो डिटरमिनेंट ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया xy1 x1 y1 1 x2 y2 1। ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ये जो बोर्ड पे लिखा है यही हमारा आदरणीय डिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या है, आदरणीय डिटरमिनेंट फॉर्म है जो बोर्ड पे हमने लिख रखा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस। लाइंस को किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे फॉर्म अपन ने लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ और नहीं छूट रहा, बस वही मैं चेक कर रहा हूँ कहीं से कुछ ना छूटे, आपका कोई पार्ट ना छूट जाए। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी की हमने बात कर ली, पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। 2 पॉइंट्स पढ़ लिया, डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिया, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म पढ़ लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लिया, जनरल फॉर्म पढ़ लिया। करेक्ट है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या हम लोगों ने फॉर्म्स पढ़ लिए, उन सारे फॉर्म्स पे आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने 3 क्वेश्चन कवर किए, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। टिल आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13, यू ट्राई ऑल 3 एज मैक्सिमम फास्ट स्पीड से। जितना आप कर सकते हैं उतनी फास्ट स्पीड से करिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जेईई मेंस के शायद, तो अच्छे से देखिएगा, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब स्पीड, स्पीड मतलब एक्यूरेसी, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 की जब हम सोल्यूशन की बात करने जा रहे हैं तो उसने बोला है 2 लाइनें दे रखी हैं, परपेंडिकुलर हैं, और उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। परपेंडिकुलर से हम ए निकालेंगे। भूमिका देखिए क्या करने जा रहा हूं, 2 लाइनें दे रखी हैं, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर। लाइन से अगर परपेंडिकुलर है तो वहां से हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, दोनों लाइनें आ जाएंगी, दोनों लाइनें आ जाएंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, लाइनें परपेंडिकुलर थी तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन शुड बी इक्वल्स टू -1 लिखा। करेक्ट है, ml1 इनटू ml2 -1। पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे तो पहली लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस का 1/a-1। दूसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा माइनस का 2/a²। करेक्ट है, विच इज इक्वल्स टू -1। क्योंकि भाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो 2 इज इक्वल्स टू -a³ और प्लस a² आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ जाएगा a³ -a² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a+1 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। तो a+1 अंदर बचेगा a² -2a + 2। करेक्ट है, इक्वल्स टू 0 क्यों आया, प्लस a² है, -2a² -a² बच गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ इसके रूट से आएंगे तो अल्टीमेटली जो a की वैल्यू आ गई दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू -1। अब क्योंकि ये -1 आ गया तो दोनों लाइनों की इक्वेशन हमने लिख दी। पहली लाइन की इक्वेशन बन गई हमारी a-1 रखते ही x माइनस का 2y इक्वल्स टू 1 एंड दूसरी लाइन की इक्वेशन बन गई 2x प्लस का y इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लेट अस कंसीडर p, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, दैट विल बी कम आउट टू द डिस्टेंस फॉर्मूले से। करेक्ट है, तो ये तो हमारी भूमिका है। तो बस p पॉइंट आप निकाल लेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे वो आते हैं 3/5, सॉल्व कर लीजिएगा 3/5 -1/5। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। और ये डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 2/5 √2/5 ओरिजिन से डिस्टेंस। कंफर्टेबल? देखिए जरा क्वेश्चन की अप्रोच समझिए। कंडीशन क्या लगाइए, 2 लाइनें परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर, स्लोप का प्रोडक्ट -1, a यूज किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब उसने 3 चीजें आपसे कराई, लाइन परपेंडिकुलर का कांसेप्ट यूज कराया, 2 लाइन को सॉल्व करने का कांसेप्ट यूज कराया और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कराया। ये जेईई मेंस से कराया। करेक्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि 2 sides of a triangle are L1 and L2, if the orthocenter of the triangle is 1 1, find the third side। ठीक है, 2 साइडें दे रखी हैं ट्रायंगल की और ऑर्थोसेंटर पता है। ठीक है,
तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा एच। ये लाइन पता है, मान लो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। तो ये लाइन L1 हमें पता है, ये लाइन L2 हमें पता है, ठीक है। अब हमें BC की इक्वेशन चाहिए। तो भाई देखिए BC की इक्वेशन चाहिए और एल्टीट्यूड्स पता है, सॉरी ऑर्थो सेंटर पता है हमें, ये पता, ये पता, ये पता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो इस पॉइंट को मैं n लिख देता हूँ, इस पॉइंट को मैं n लिख देता हूँ, तो हम लाइन CH की इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एंड पासिंग फ्रॉम H। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू L1 एंड पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट H। H के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे उसने 1,1, करेक्ट है, फंडा पता होगा। इफ a line is perpendicular to another line, if a line is perpendicular to another line, तो x और y के कोएफिशिएंट इंटरचेंज के बीच का साइन रिप्लेस कर दिया जाता है। तो L of CH की इक्वेशन आ जाएगी कितनी, 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा 1 रखोगे तो -1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली +1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली लाइन BH की इक्वेशन निकाल देंगे, सॉरी लाइन BH की इक्वेशन निकाल देंगे। लाइन BH मतलब ये वाली लाइन, ये L2 के परपेंडिकुलर होगी, 1 से पास करेगी L2 के परपेंडिकुलर, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 5x माइनस का 4y इक्वल्स टू 1। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन CH आ चुकी है और लाइन L2 पता है, तो L2 के साथ इसको सॉल्व कर लो। L2 मतलब 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20, और L1 के साथ इसको सॉल्व कर लो BH को, तो BH को L1 के साथ सॉल्व करो, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब सोचो, आप इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, व्हाट इज दैट, जब पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे LCH और L2 को, तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमें CH और L2 को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, CH एंड L2, तो किसी कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C दे देगा, सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B दे देगा, और जब B पता है C पता है, तो हम लाइन BC की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। क्या मेरा कंसेप्ट क्लियर है आपको, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन प्रोसीड किया। CH पता था, L1 पता था, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दी, L2 के साथ सॉल्व कर लिया, C आ गया, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दी, L1 के साथ सॉल्व कर लिया, B आ गया। तो लाइन परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन वाला कंसेप्ट यूज हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दो लाइन को सिंप्लीफाई करने वाला कंसेप्ट यूज हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज करा है। तो उसने 3 कंसेप्ट इसमें फिर से यूज करें, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डाटा वाइज है, मैं मैनिपुलेशन छोड़ दे रहा हूँ आपके भरोसे, मानते हुए कि आप कर ही लोगे। तो BC की जो इक्वेशन फाइनल आ जाएगी, दैट आई राइट डाउन ओवर देयर, तो आएगी माइनस का 26x प्लस का 122y। बेटा सारे ऑप्शन दिए हुए, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे ही ऑप्शन दिए होते, तो घबराना नहीं है ऑप्शन देख करके कि पता गलत देखो और हवाइयां उड़ गई, हम तो बल्ले बल्ले, हम तो बेहोश हो गए, अरे का पूछ लिया उसने हमसे। ना बाबा ना, मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो आपको दिया गया है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको बहुत तरीके से, किस तरीके से उसने क्या क्या कैलकुलेशन आपसे करवाई है। कंफर्टेबल, थोड़ा भेजे में गया, अरे गया कि भेजे से गया, भेजे में गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। भाई कैलकुलेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्या फर्क आता है, सिर्फ वो आता है कैलकुलेशन का। तो भाई बात शुरू हुई नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। If 0, 2 and 4, 3 the vertices of a triangle with the ortho center with origin, find third vertex। तीसरा वर्टेक्स निकालना भी तो बहुत ही शानदार सिंपल क्वेश्चन लग रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उसने 2 वर्टेक्स दे रखे हैं, लेट अस मैंने मान लिया एक वर्टेक्स था 0, 2 और एक वर्टेक्स था 4, 3, करेक्ट है। और उसने क्या दे रखा है, और उसने ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर दे रखा है, ऑर्थो सेंटर भी गिवन है, कितना गिवन है 0, 0। क्या पूछा उसने पूछा तीसरा वर्टेक्स बता दो, ये वाला वर्टेक्स निकालना है, क्या करें बताइए। क्या ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का कांसेप्ट पीछे किया था अपन ने, अरे बोलो भाई। ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल सर। कैसे लिखोगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके। मान लो ये बी था, मान लो ये सी था, मान लो ये था। क्या इस लाइन की इक्वेशन पता है, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो जो यहां से पास करे। ऐसे ही सेम इस लाइन की इक्वेशन लिखो, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व करो, ये आ जाएगा। फिर बताऊं, अरे बोलो। तो सबसे पहले अपने बात करें, लेटर ये BC था तो उसको C
m लिख दो, इसको b n लिख दो, करेक्ट है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी एन की इक्वेशन, करेक्ट है। इन दोनों पॉइंट से पास किया लाइन की इक्वेशन, ओरिजिन से पास करिए तो सीधे लिखेंगे y इज इक्वल टू mx, m मतलब 3/4, तो 4y 3/4, तो 4y इज इक्वल टू 3x, करेक्ट है। सिमिलरली लाइन bn की इक्वेशन, bn की इक्वेशन 0,2 से पास करिए तो 2 पाई 0, तो 0 0 और 0 2, तो 0 0 और 0 2, तो y एक्सेस y इक्वल्स टू 0, ठीक है ना मैं 0 0 और 0 2, तो 0 0 और 0 2, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0, y एक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ये आ गया, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जिससे पास करें, तो लाइन CN की इक्वेशन परपेंडिकुलर टू BN, तो CN की इक्वेशन लिखेंगे BN के परपेंडिकुलर, CN की इक्वेशन तो BN के परपेंडिकुलर, तो लाइन CA की इक्वेशन आ जाएगी। CN CA सब एक ही है, CN CA सब एक ही है, तो इसके परपेंडिकुलर y इक्वल्स टू 0, 4,3 से पास करा तो y इक्वल्स टू, तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस होगा, पास कर रहा है 4,3 से, तो y इक्वल्स टू 3, ठीक है। इस तरीके से बात करूंगा लाइन CM के परपेंडिकुलर है B है, तो लाइन AB की इक्वेशन, तो लाइन AB की इक्वेशन इसके परपेंडिकुलर आएगी, तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू, पास कहां से कर रही है 0,2 से, तो 0,2 माइनस 8, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक ही कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, करेंगे। चलिए, तो एक ही कोऑर्डिनेट क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, सिंप्लीफाई करके आप देख लीजिएगा। एक ही कोऑर्डिनेट आएंगे -3,4/3, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक न हो रही हो, सॉरी 3 आएगा 3, भाई y तो 3 आ गया, तो y3 अगर आ गया, BC की इक्वेशन आ गई, BC की इक्वेशन y इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो y तो 3 आएगा इस पे, और y3 रखोगे तो 12 4, तो 4 3 12 8, 4 और 3 4/3, जो ये का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 4/3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABDC, भैया ABDC था, ये मत सोचना सर जी ने गलत लिख दिया, पैरेललोग्राम कुछ भी होता है, क्वेश्चन में गिवन था, जेईई मेंस का क्वेश्चन था, ABDC द पैरेललोग्राम एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल AD, तो भैया हमें AD की इक्वेशन निकालनी, तो D मिल जाए, काम खत्म। अरे क्यों D निकालें, इतना तो पता ही है ना कि BC का मिड पॉइंट और AD का मिड पॉइंट सेम होता है, तो भैया M की कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 16, तो M आ जाएगा 3 3 6/2, पॉइंट सही नहीं है, एक बार चेक कर लेना कोऑर्डिनेट। C की कोऑर्डिनेट 2,5 है, C की कोऑर्डिनेट 2,5 है, 2,5, ठीक है। तो 2,5 है, 3,4 है, B की कोऑर्डिनेट 3,4 है, C की कोऑर्डिनेट 2,5 है, तो 3 2 5/2, 4 5 9/2, A की कोऑर्डिनेट हमें पता थे कितना था 1,2, तो लाइन AD is same as line AM is same as y - 2 is equals to 9/2 - 2, कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हैं, बहुत शानदार बात, मेरे बोलने से पहले आपने बोल दिया, बहुत अच्छा लगा, into x - 1, कुछ कर लेना, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, लाइन AD की इक्वेशन आ जाएगी, करेक्ट है। क्या मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। द आंसर इज 5x - 3y + 1 = 0, डन, बेहतरीन। तो भाई देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, ये भी आता है मेंस में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए कैलकुलेटिव थे, अब देखिए सिंपल थे,
तो हर टाइप की वैरायटी मिलती है मेंस में। अब आपकी किस्मत, आपका पेपर, आपका स्लॉट, कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है 17? आइए देखते हैं क्या है उनमें से खतरा। 17 If L line passes through P minus 3,4 is such that its intercepted portion between coordinate axes is bisected at P। बहुत शानदार क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन। उसने बोला है कि एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है -3,4 और ये जो लाइन है ये है P का कोऑर्डिनेट -3,4 और ये जो लाइन है इस लाइन का जो भी पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में फंसेगा वो P इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो भैया अगर ये A था और ये B था और ये लाइन थी तो लो भाई A और B की कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका एक कोऑर्डिनेट पता है, इसका एक कोऑर्डिनेट पता है, तो 0 + 0 / 2 जो कच्चू कुच्चू तो -6 आ गया और कुच्चू को कुल्लू कौन कुच्चू = 4 यानी अल्टीमेटली 8 आ गया। लो भाई हमने x इंटरसेप्ट भी निकाल दिया, हमने y इंटरसेप्ट भी निकाल दिया। अगर हमने x इंटरसेप्ट भी निकाला, हमने y इंटरसेप्ट भी निकाला है तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? फटाफट बताइए। क्या मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दूं? बिल्कुल लिख दीजिए। तो x/-6 प्लस का y/8 इज इक्वल्स टू 1। मेरे प्यारे बच्चों इंटरसेप्ट विद साइन बैठता है, सिंपलीफाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर सही हो उस आंसर को टिक कर लेंगे अपन। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, शानदार तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं, देखिए भाई क्या है। If HK12 and -34 lies on L1, if L2 passes HK43 is perpendicular to L1, find K by H। यानी HK निकालना होगा होपफुली। उसने ये बोला है कि एक लाइन है 3 पॉइंट से पास कर रही है और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये L1 है और ये हमारी L2 है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान ले H, K था। ये लाइन पास कर रही कहां से? -3,4। तो मैंने रैंडम फोटो बनाई, एग्जैक्ट फोटो नहीं बना रहा हूं, ध्यान रखना। ये लाइन पास कर रही कहां से? 4,3 से। तो लो भाई हो गया। आपको दिख रहा है L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन HK। अगर L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन HK है तो मैं L1 L2 को सॉल्व कर लूंगा, HK निकल आएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहले मैंने L1 की बात कर ली आपसे, तो भाई L1 2 पॉइंट से पास की लाइन की इक्वेशन, what I'll get it over there, y-2 is equals to 4 - 2 upon -3 - 1 into x - 1। शानदार बात, बिल्कुल शानदार बात। तो लाइन की इक्वेशन आ गई, कितना आया 2, ये कितना आया 4, माइनस का 1/2 तो -2y + 4 is equals to x - 1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई x + 2y = 5। शानदार बात, बिल्कुल शानदार बात। फिर मैंने L2 की इक्वेशन लिख दी, वो क्या है? L1 के परपेंडिकुलर पास कहां से कर रही है? तो L1 परपेंडिकुलर L2। तो भाई L2 की इक्वेशन लिखनी थी, L2 की इक्वेशन लिख दो। जब मैं L2 की इक्वेशन लिख रहा हूं तो L2 की इक्वेशन क्या बनेगी? इसी के परपेंडिकुलर। तो I'll get the value 2x - y = passes 4 3 4 दूनी 8 में 3 गए 5। तो ये L2 आ गई। L1 L2 को सॉल्व कर दो। जैसे L1 L2 को सॉल्व करोगे आपके HK के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। H निकल आएगा, K निकल आएगा कुच्चू। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 4 और 1 5, 10 और 5 15, 3। H तो 3 आ गया। K कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यहाँ रख दो, 2 आ जाएगा, K = 1 आ जाएगा। क्या पूछा उसने? K by H। तो K by H किसके बराबर आ गया? 1/3। चेक द ऑप्शन। समझ में आया? एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, हमें 2 लाइनों की इक्वेशन निकालनी थी, L1 की और L2 की। एक लाइन दूसरी लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर। एक लाइन दूसरी लाइन की क्या है? परपेंडिकुलर। तो एक लाइन हमने कैलकुलेट कर ली, पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट। दूसरी लाइन उसके पहले वाली लाइन के परपेंडिकुलर थी, उसकी इक्वेशन लिखी, दोनों को हमने सॉल्व किया, वहां से हमारा K by H जनरेट हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर द नेक्स्ट वन कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भाई देख लीजिए, पढ़े तब तक ट्राई भी कर लें जो करना चाहें। तो 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि a line L at a distance of 4 units from origin makes positive intercepts on coordinate axis and perpendicular to 0 0 to this line makes an angle 60 degree with the line x plus y equals to 0। करेक्ट है? तो पहली चीज तो एक लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है।
पॉजिटिव इंटरसेप्ट दे दी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, 4 डिस्टेंस है मतलब उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है, और एक लाइन और है, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 के साथ वो 60 डिग्री बनाएगी। कौन? लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, यानी इस लाइन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, करेक्ट है, ऐसे समझो, इसके और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो हो गया। अरे अगर ये 60 है तो ये तो रहा 45, कितना? डबल लाइन जो मैंने खींची वो तो 45 है। अगर ये 45 है तो सिंगल लाइन कितनी बची? 15 डिग्री। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 4। क्या लेंथ पता चल गई ओरिजिन से? बिल्कुल पता चल गई। कितनी? 4। क्या एंगल पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। कितना? 15 डिग्री। एंगल पता है, लेंथ पता है, क्या लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हुई तो मैं कौन सा फॉर्म यूज करूंगा? नॉर्मल फॉर्म। शानदार बात। तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू p मतलब 4। cos 15 sin 15 की वैल्यू फटाफट याद है? नहीं याद होंगी। अरे मकारो भैया, याद रखा करो, बहुत जरूरी है इन वैल्यूज को याद रखना। कोई चॉइस नहीं है आपके पास। तो लाइन की इक्वेशन फॉर्मेट आएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आंसर का फॉर्म दिया हुआ था। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आ गई √3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस √3 माइनस 1 टाइम्स ऑफ y is equals to 8√2 is equals to 8√2। नॉर्मल फॉर्म का एप्लीकेशन। क्या फॉर्मेट दिया गया था लाइंस के ऑप्शन में? बिल्कुल शानदार ही फॉर्मेट दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। In what direction a line must be drawn through the point 1, 2 so that its intersection point P with the line x plus y equals to 4 may be at a distance of d is equals to √6/3। आइए जरा इस क्वेश्चन की पहले भूमिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भूमिका। तो भूमिका क्या कह रही है? भूमिका कह रही है एक लाइन दे रखी है x plus y equals to 4, तो x plus y equals to 4 लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, x plus y equals to 4। ठीक है, उससे बोला है in what direction a line must be drawn through the point 1, 2। कॉमन सेंस क्या है? 1, 2 यहाँ की बेटा को 1, 2 करेक्ट है। तो इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे मान ले ड्रॉ कर दी। तो इसने इसको यहाँ पे कट किया P पे, पॉइंट P डिस्टेंस ऑफ √6/3। तो √6/3 डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। तो हमें इस लाइन का स्लोप क्या होगा वो निकाल के दे। तो भाई ये पॉइंट हमें पता था 1, 2। ये थीटा अगर आ जाए तो हम अपना काम खत्म, लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे अपन। अरे लिख लेंगे, ठीक है। तो बात शुरू होती है कि हम कैसे ये निकालेंगे। तो बेटा हम क्या करने जा रहे हैं? पैरामेट्रिक का एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, पैरामेट्रिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो बी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। 1, 2 से थीटा एंगल पे √6/3 डिस्टेंस पे पी की कोऑर्डिनेट लिखो। तो हम पी के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं चकाचक। तो पी के कोऑर्डिनेट 1 प्लस r मतलब √6/3 r इंटू cos थीटा कॉमा 2 प्लस r √6/3 sin थीटा। करेक्ट है। अननोन कौन है? थीटा, वही हमें निकालना था। तो भाई हमने P का इस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हुए P के कोऑर्डिनेट लिख दिए इस लाइन पे। अब क्योंकि P पॉइंट इस लाइन पे था तो P पॉइंट इस लाइन पे भी था, यानी P also lies on the line x plus y equals to 4। तो P lies on x plus y equals to 4। तो मेरे प्यारे बच्चों x plus y equals to 4 के कंसेप्ट का यूज करते हुए P की कोऑर्डिनेट रख दो। तो मैंने रख दिया 1 प्लस √6/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 sin थीटा इक्वल्स टू 4। अब E बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो cos थीटा प्लस sin थीटा तो गिरेगा, शॉर्ट गिरेगा, 2 और 1 3, एक इधर जाएगा 3/√6, 3/√6। इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो क्लब करने के लिए, तो इसको भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देना क्लब करने के लिए। क्लबिंग पता है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्मेट जनरेट कर रहा हूं मैं।
यहां से अपने पास आ गया साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 शुड बी इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा 12 मतलब 4 3 √3/2 यहां से आता है थीटा की वैल्यू, तो थीटा प्लस पाई बाई 4 या तो पाई बाई 3 होगा या फिर 2π/3 होगा। तो थीटा की वैल्यू या तो 15 डिग्री होगी या तो 75 डिग्री होगी। करेक्ट है। तो थीटा की दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं, या तो 15 या तो 75। अभी 15-75 का क्या लॉजिक है कि अगर एक लाइन 75 डिग्री पे जा रही है इस पॉइंट से, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो दूसरी लाइन 15 डिग्री पे जा रही होगी इसी पॉइंट से, इस तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि हमसे ये बनने वाले फिगर का एरिया पूछ लेता है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, मींस में के हिसाब से मैंने पैरामेट्रिक का एक शॉर्ट एप्लीकेशन आपको बता दिया। क्या फंडा है, सबसे पहले आप पी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे पैरामेट्रिकली, ओ डेफिनेटली किसी न किसी लाइन पे या किसी न किसी कर्व पे लाई करता है, उस कंसेप्ट का यूज करके थीटा निकाल लेंगे, कैलकुलेशन आपकी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में जो जो चीजें खत्म करी हैं आपने देख लिया होगा, मैंने ऑलरेडी सारी चीजें आपको बता दी थी। तो लेक्चर 1 में जो भी हमने आज कवर किया है उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स को रिवाइज करें, उसके बाद कोशिश करें उतने ही क्वेश्चन करें, उन्हीं आर्टिकल्स पे करें जो लेक्चर 1 में इंपॉर्टेंट है। कल आगे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।